राधे राधे दोस्तों। आज की हमारी कहानी है एक बुद्धिमान किसान और उसके 4 बेटों की। कहानी बहुत ही मज़ेदार है, तो प्लीज़ कहानी को पूरा ज़रूर सुनिए। एक गांव में एक किसान रहता था जिसका नाम ज्ञान सिंह था। उसके 4 बेटे थे। ज्ञान सिंह सूरत और सीरत का बहुत ही अच्छा आदमी था। वह हर गरीब की मदद करता, दरवाजे पर आए फकीर को कभी भी भूखा नहीं लौटाता। उसका यह मानना था कि इंसान चाहे जितनी चालाकी करे मगर कर्म कभी उसका पीछा नहीं छोड़ते। इन्हीं अच्छे कर्मों के कारण उसके पास धन दौलत की कमी नहीं थी। खेत, जानवर, अनाज, रुपया, पैसा, हर चीज से उसका घर भरा रहता था। समय के साथ चलते चलते ज्ञान सिंह बूढ़ा हो गया तो उसे यह चिंता सताने लगी कि मेरे मरने के बाद मेरी संपत्ति के बंटवारे पर कहीं मेरे बेटे लड़ाई ना करें। कुछ समय बाद ज्ञान सिंह एक भयंकर बीमारी से ग्रसित हो गया। अब उसकी जीने की उम्मीद ना रही। उसने अपने 4 बेटों और अपने एक खास नौकर को अपने पास बुलाया और अपने बेटों से कहा, यदि मैं इस दुनिया से चला जाऊं तो तुम मिलजुल कर रहना। मिलकर रहने से बड़ी बरकत होती है। मैंने तुम चारों के लिए बहुत कुछ छोड़ दिया है। मेरी इसी चारपाई के चारों पायों के नीचे एक एक हंडिया गड़ी हुई है। तुम अपनी अपनी पसंद से ले लेना। इतना कहकर उसने अपने बेटों को वहां से भेज दिया। फिर अपने नौकर से 4 हंडियां मंगवा कर उनमें उस नौकर की मदद से जो कुछ भरना था वो भरकर चारपाई के सभी पायों के नीचे चारों मटकों को गाड़ दिया। कुछ दिन बाद जब ज्ञान सिंह को यह एहसास हो गया कि अब मैं नहीं बचूंगा, तो उसने अपने 4 बेटों को एक साथ बुलाकर कहा, बेटों, धन दौलत के बंटवारे के लिए अक्सर खून खराबा होता है। मैंने अपनी पूरी जायदाद के 4 हिस्से कर दिए हैं। मेरे मरने से पहले तुम्हें तुम्हारे हिस्से का धन देकर जाना चाहता हूँ। मेरे लिए तुम सब आंखों के तारे हो। अब चारों बेटों ने अपनी गर्दन झुका दी। फिर किसान ने अपने सबसे छोटे बेटे को उसकी पसंद का पाया चुनने को कहा। फिर दूसरे बेटों ने भी ऐसा ही किया। फिर चिंतित होकर चारों बेटे अपने बाप की चारपाई से लगकर बैठ गए। कुछ पल बाद किसान ने आखिरी सांस ली। बाप के मरने का गम तो बेटों को था ही, मगर सभी रस्मों को पूरा भी करना था। फिर सभी रस्में भी पूरी कर दी गई। चारों बेटों ने सभी रस्मों को शानदार तरीके से निभाया, क्योंकि रुपए पैसे की तो कोई कमी थी ही नहीं। गरीबों में खैरात बांटी। यह कार्यक्रम कई दिनों तक चलता रहा। आखिर एक दिन सभी भाइयों ने फैसला किया कि अब अपनी अपनी हांडियों को देखा जाए कि किसके हिस्से में क्या आया है। चारों ने अपने अपने हिस्से की हांडियों को निकाला तो वे बड़े हैरान और परेशान हुए। एक हांडिया में सोने चांदी के जेवर भरे हुए थे, दूसरी में हीरे मोती थे, मगर तीसरी और चौथी हांडिया में कुछ नहीं था, सिवाय एक में मिट्टी भरी थी और दूसरी हांडिया में हड्डियां थी। जिन 2 भाइयों को सोने और हीरों से भरी हंडियां मिली वह तो बड़े खुश हुए, जबकि मिट्टी और हड्डियों से भरी हंडियां जिनके हिस्से में आई थी वे बड़े नाराज और दुखी थे। उन 2 भाइयों ने वे दोनों हंडियां लेने से साफ साफ मना कर दिया। वे सभी यही सोच रहे थे कि हमारे पिताजी तो बड़े ही समझदार आदमी थे, फिर उन्होंने अपने बेटों के साथ ऐसा क्यों किया, जबकि चारों बेटे अपने बाप की बड़ी इज्जत करते थे। अब उन चारों भाइयों ने आपस में झगड़ने की बजाय किसी अक्लमंद आदमी की तलाश करने की सोची जो उनका यह मसला हल कर सके।
खूब तलाश करने के बाद उन्हें ऐसा कोई आदमी नहीं मिला जो यह बता सके कि मिट्टी और हड्डियों वाली हंडियों का क्या राज है। फिर उन्होंने फैसला किया कि क्यों ना राजा के दरबार में जाकर ही इस पहेली को सुलझाया जा सके, क्योंकि ज्ञान सिंह की राज दरबार में बड़ी इज्जत थी। चारों भाई अब पूरी तैयारी के साथ राज दरबार की ओर चल पड़े। रास्ते में उन्होंने देखा कि राजा का बेटा घोड़े पर बैठकर शहर को जा रहा था। तभी एक भाई ने राजकुमार से बड़े ही अदब से पूछा, राजकुमार जी, क्या राजा साहब महल में मौजूद हैं? राजकुमार ने बड़ी बेरुखी से जवाब दिया, महल में ही हैं, मगर दिमाग के रूप से ठीक नहीं है, उनका दिमाग खराब हो गया है। सभी भाइयों ने सोचा कि ऐसा नेक दिल राजा पागल कैसे हो सकता है। शायद राजकुमार अपने बाप से नाराज है, इसलिए ऐसा कह रहा है। खैर, आपस में सभी भाइयों ने यह तय किया कि महल तक एक बार जरूर चलकर देखना चाहिए। जब वे पहरेदार की अनुमति लेकर महल के अंदर गए तो उन्होंने देखा कि राजा की बेटी अपनी सखियों के साथ बगीचे में टहल रही थी। चारों भाइयों ने राजकुमारी से भी राजा के बारे में पूछा तो राजकुमारी ने भी बड़ी बेरुखी से कहा, राजा तो दरबार में बैठे हैं मगर अंधे हैं। यह सुना तो चारों भाइयों को बड़ी हैरानी हुई और ताज्जुब भी हुआ कि राजा का बेटा तो बाप को पागल बता रहा था और बेटी उसे अंधा बता रही है। जरूर कुछ दाल में काला है। चारों भाई कई वर्षों पहले राजमहल के एक कार्यक्रम में अपने बाप ज्ञान सिंह के साथ शामिल हुए थे। इसी कारण महारानी भी उन्हें अच्छी तरह से जानती और पहचानती थी। इसलिए वे चारों भाई बेधड़क रानी से मिले तो रानी ने उन्हें अलग ही बात कही कि 1 वर्ष पहले राजा की तो मौत हो चुकी है। चारों भाई फिर मायूस होकर वापस अपने घर को जाने लगे तो रानी ने उन्हें रोका और कहा, बेशक तुम राजा के पास जाओ, वे दरबार में हैं, लेकिन मेरे लिए तो वे 1 वर्ष पहले ही मर चुके हैं। अब चारों भाइयों की जान में जान आई। रानी ने अपने 2 नौकरों और रानियों के साथ उन सभी भाइयों को राजा के पास भेज दिया। जब वे राजा के पास पहुंचे तो दरबार में केवल एक आदमी ही राजा के पास बैठा था, जो राजा के साथ कुछ बातचीत कर रहा था। राजा ने उन्हें देखा तो तुरंत पहचान लिया कि यह तो ज्ञान सिंह के बेटे हैं। इसलिए राजा ने सम्मान के साथ उन्हें बिठाया। फिर राजा के पास बैठे आदमी को ज्ञान सिंह की खूबियां बताने लगे। बातों ही बातों में राजा को पता चला कि ज्ञान सिंह अब इस दुनिया में नहीं रहे। राजा को बड़ा अफसोस हुआ और इसी के साथ उन चारों भाइयों के महल में आने का कारण पूछा। तब बड़े भाई ने सारी कहानी बताई कि हम आपके पास क्यों आए हैं। राजा ने सारी बात सुनी मगर मुख से कुछ नहीं कहा, बल्कि सोचते रहे कि आखिर ज्ञान सिंह किसान का मिट्टी और हड्डियों से क्या मतलब हो सकता है। चारों भाई भी सोच रहे थे, पता नहीं राजा क्या कहेंगे। उन्हें यह तो पता था कि राजा की अक्लमंदी सारे राज्य में मशहूर है। अचानक राजा बोले, तुम्हारे बाप ने बहुत ही अच्छा किया। जब राजा के मुख से बात सुनी तो 2 भाइयों के मुख लटक गए, जिनकी हंडियों में मिट्टी और हड्डियां थी। राजा ने फिर कहा, जिसको हीरे मिले वो उसकी किस्मत, जिसको सोना मिला वो उसकी तकदीर, लेकिन मिट्टी और हड्डियां पाने वाले भी नुकसान में नहीं है। मिट्टी का मतलब है कि सारी जमीन, खेत, बाग, बगीचे, इन सब का मालिक यह रहेगा, और हड्डियों वाली हंडी का मतलब है कि सभी दूध देने वाले पशु, घोड़े, ऊंट, बैल आदि सभी
सभी हड्डियों की हड्डी हांडी वाले मालिक के हिस्से में आएंगे। राजा की बात को सुनकर सारे भाइयों के चेहरे खिल उठे। उन्होंने राजा से कहा, महाराज, आपका साया हमारे सरों के ऊपर बना रहे। जब वे वापस आने लगे तो बड़े भाई को राजकुमार, राजकुमारी और रानी का ख्याल आया। वे पीछे मुड़कर राजा से बोले, अगर आपकी अनुमति हो तो हम कुछ ऐसी बातें जुबान पर लाएं जिनका संबंध आपसे है। राजा ने कहा, हाँ हाँ, जो कुछ कहना है बेफिक्र होकर कहो। बड़े भाई ने कहा कि जब हम आपके पास आ रहे थे तो राजकुमार ने कहा कि आप दिमागी रूप से ठीक नहीं हैं। फिर राजकुमारी से मिले तो उन्होंने आपको अंधा कहा। रानी ने तो आपको इतना तक कहते कहते बड़ा भाई रुक गया। राजा ने कहा, हाँ, वो यही समझती है कि मैं उसके लिए मर गया हूँ। उन सब का मतलब यह है कि मेरा बेटा अब 18 वर्ष का होने वाला है। मैं चाहता हूँ कि वो पहले अपनी पढ़ाई पूरी करे, फिर कोई अच्छी सी लड़की देखकर मैं उसकी शादी कर दूँ। फिर उसके कुछ इम्तिहान लेकर ये तख्तो ताज उसे सौंप दूँ। मगर वह हथेली पर सरसों जमाना चाहता है, यानी मैं उसे अभी के अभी इस राज्य का राजा बना दूं। मगर मैं ऐसा नहीं करूंगा, इसलिए वह मुझे पागल समझता है। राजकुमारी के लिए भी मैं अच्छा सा लड़का देख रहा हूं, ताकि उसके हाथ पीले कर सकूं, क्योंकि अब वो जवान हो गई है। लेकिन वो अपनी पसंद के लड़के से शादी रचाना चाहती है। उसका सोचना है कि मुझे उसकी खुशियां दिखाई नहीं देती। रानी ने जो कुछ कहा इसका कारण था कि साल भर पहले मैं उसे सैर कराने ले जाता था, मजेदार बातें करता, साथ साथ खाना खाता। मगर अब हर रोज दरबार में हजारों शिकायतें और प्रार्थनाएं आती रहती हैं। जब तक मैं उनकी शिकायतें सुनकर फैसला करता हूँ तो रात हो जाती है। हर समय दरबार में रहना पड़ता है ताकि कोई मायूस वापिस न चला जाए। इसलिए रानी को मेरी कमी महसूस होती है। मगर उसे यह सोचना चाहिए कि भगवान ने यह तख्त मुझे ऐसा करने को नहीं दिया। जब तक प्रजा सुखी ना हो जाए तो मेरा सुख किस काम का है। राजा अपनी बात पूरी करके चुप हो गया। चारों भाइयों को अपने राजा पर बड़ा गुरूर हुआ। उन्होंने राजा से घर लौटने की आज्ञा मांगी तो राजा ने उन्हें यही कहा, तुम सब भाई एक रहो, नेक रहो। दोस्तों, यह कहानी यहीं समाप्त होती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ कहानी को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं हर रोज़ आपके लिए ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियाँ लेकर आती हूँ। कहानी सुनने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।